वेलकम क्लास। हम जो चैप्टर कर रहे थे दैट वाज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक हम इस चैप्टर के कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारे चैप्टर का एंड हो जाएगा। दैट इज़ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंडिया एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सक्सेस के बारे में। तो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आईएमएफ ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, सिग्निफिकेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो जो फर्स्ट वन है दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। आईएमएफ का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में एक मॉनेटरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना था, उनके बीच में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन को क्रिएट करना था। तो फंड जो क्रिएट किया गया था, इसका बेसिक मोटिव यही था कि जो अगर एक पर्टिकुलर मेंबर कंट्री की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उसी की प्रॉब्लम नहीं है, रादर वो एक एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम है, वो सभी की प्रॉब्लम है, मतलब पूरी एक होल इंटरनेशनल सोसाइटी की प्रॉब्लम है। और आईएमएफ इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा भी है। सेकंड जो इसकी सक्सेस है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। आईएमएफ का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, यूरोपियन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना था, जहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनकी म्यूचुअल कोऑपरेशन से उनकी मॉनेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तो ये जो फंड क्रिएट किया गया था, इसका बेसिक मोटिव था मेंबर कंट्रीज़ की फीलिंग को ध्यान में रखना था, मेंबर कंट्रीज़ की फीलिंग को ध्यान में रखना था। तो इस फंड की एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ, जो रिच कंट्रीज़ थे जैसे अमेरिका वगैरह, तो उन्होंने एक प्लान बनाई जिसमें जो लिबरल इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड की गई जो वॉर हिट यूरोपियन कंट्रीज़ थी। अगर इस तरह की प्लान ना होती तो उस केस में इस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ को रिहैबिलिटेट करना, उनको दोबारा उनकी पोजीशन पर लेकर आना पॉसिबल नहीं था, और ये सिर्फ आईएमएफ की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। थर्ड वन इज़ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ फॉरेन पेमेंट। जब आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया गया था तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो फॉरेन करेंसी के सेल परचेज के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लिवाई करती थी। फॉरेन ट्रेड के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। तो आईएमएफ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। तो इसने एक मल्टीलेटरल सिस्टम फॉरेन पेमेंट का इस्टेब्लिश किया है और फॉरेन ट्रेड को, वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट किया है। तो मल्टीलेटरल सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व नहीं होती जैसे बाईलेटरल सिस्टम में होता था, रादर बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं। तो आईएमएफ करेंसी को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है अलग अलग कंट्रीज़ की, और वो मेंबर कंट्री को ये रिक्वेस्ट भी करता है कि वो एक्सचेंज के रिगार्डिंग्स जो प्रॉब्लम, जो कंट्रोल वगैरह होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको रिलैक्स किया जाए। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव किया जाए। नेक्स्ट जो सक्सेस अचीव करी है आईएमएफ ने, दैट इज़ इंक्रीज इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी। आईएमएफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने में भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। इसने एसडीआर को क्रिएट किया है। एसडीआर की हेल्प से क्या होता है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करना इससे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि इसमें फ़ॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर जो जिसके पास एसडीआर है तो वो इजीली उसको फ़ॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये भी एक इसकी सक्सेस है। देन इसके अलावा आईएमएफ ने इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज़ करने में भी एक सक्सेस को अचीव किया है। इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड फंड इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपैंड करने में सक्सेसफुल रहा है, और काफ़ी हद तक जो रिस्ट्रिक्शंस पहले इम्पोज होती थी उनको हटा दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग जो पेमेंट्स होती थी तो उनको भी काफ़ी हद तक ईजी कर दिया है। जो ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम आती थी, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता था, वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है। तो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में भी आईएमएफ का बहुत बड़ा रोल है। देन स्पेशल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज़। आईएमएफ कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए।
ये उनके अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने में हेल्प करता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को अचीव करने में हेल्प करता है। इनको आईएमएफ से टाइम टू टाइम बहुत तरह की गाइडेंस मिलती है। गाइडेंस उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने के रिगार्डिंग हो सकती है, एग्जिम पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसीज़, इनको फ्रेम करने में आईएमएफ काफ़ी ज़्यादा हेल्प उनको देता है। ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को डिफरेंट टाइप के ये एड प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट जो इसकी सक्सेस है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। आईएफएफ ने अपना एक स्टैटिस्टिकल ब्यूरो इस्टेब्लिश किया हुआ है, जो रिसर्च करता है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मनी एंड बैंकिंग, फिजिकल फिनांस पॉलिसीज़ हो सकती हैं। और अपने रिसर्च वर्क की जो रिपोर्ट होती है उसको वो पब्लिश भी करता है। और ये जो पब्लिकेशंस होते हैं वो मेंबर नेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाने के लिए। हेल्पफुल इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज। फंड जो होता है मेंबर कंट्रीज़ को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने में भी हेल्प करता है। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तो कुछ कंट्रीज़ ये एक्सक्यूज़ देती हैं, मतलब ये कहती हैं कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो आईएमएफ है उसके लिए स्पेशल फंड क्रिएट करा है आईएमएफ ने, जैसे पेट्रोल फैसिलिटी फंड है। तो वहाँ से उनको पेट्रोल खरीदने के लिए हेल्प की जाती हैं। नेक्स्ट जो इसकी सक्सेस है जो इसने अचीव की है, दैट इज़ ईजीनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन मेकिंग इंटरनेशनल पेमेंट। एसडीआर के यूज़ करने की वजह से इसके इन्वेंशन की वजह से इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए जो पहले गोल्ड के ऊपर डिपेंडेंस होती थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। एसडीआर की हेल्प से ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है इससे इंटरनेशनल पेमेंट करना काफ़ी इजी हो चुका है एंड फ्लेक्सिबल हो चुका है। तो इंटरनेशनल पेमेंट करने में अब वो प्रॉब्लम नहीं आती हैं जो पहले फेस करनी पड़ती थी। देन नेक्स्ट जो है, लास्ट जो इसकी फीचर है, दैट इज़ स्पेशल लैंडिंग टू क्राइसिस हिट नेशन। 2008-9 में जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी उसके ऊपर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। आईएमएफ ने इसके लिए स्पेशल फंड क्रिएट किया है कि जो क्राइसिस हिट कंट्रीज़ थी उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कैश की सप्लाई को बढ़ाया है और जो क्राइसिस हिट नेशन होते थे उनका जो ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस था उसको भी काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प की हैं। जैसे यूरोजोन डेब्ट क्राइसिस पहले था, तो जितने भी नेशंस थे जिनका इसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ा था तो उनको बाहर निकालने में आईएमएफ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज़ फेलियर ऑफ आईएमएफ। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बावजूद भी आईएमएफ कुछ एरियाज़ में फेल रहा है, वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा जितना उससे एक्सपेक्ट किया गया था। तो फेलियर्स कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हैं लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। 1971 तक तो ये सक्सेसफुल रहा एक फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज को मेंटेन करने में। इसके बाद जो एक्सचेंज रेट थी वो दोबारा से फ्लक्चुएटिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। तो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी ना होने की वजह से ये जो सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि एक फ़ंड का एक मेजर फेलियर था। तो आईएमएफ का अगर आज की डेट में भी हम बात करें तो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में आईएमएफ का रोल कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम आज की डेट की बात करें तो जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द प्राइजेस ऑफ गोल्ड। आईएमएफ ने बहुत एफर्ट्स किए कि गोल्ड के प्राइस में स्टेबिलिटी लेकर आए, लेकिन उतना मतलब वो इस चीज़ में फेल रहा। 1971 तक तो गोल्ड के जो प्राइजेस थे वो स्टेबल रहे, लेकिन इसके बाद इसके जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसमें भी आईएमएफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इनएबिलिटी टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड।
फंड जो है फॉरेन ट्रेड के ऊपर और फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने में जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो उनको रिमूव करने में भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं कि अभी भी उनका जो फॉरेन ट्रेड है वो फ्री नहीं होता है। रिच नेशन क्लब, आईएमएफ को एक तरह से रिच नेशन क्लब माना जाता है, क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं जो इनकी आलोचना करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि ये जो क्लब है वो रिच कंट्रीज़ का है। ये सिर्फ रिच कंट्रीज़ के बेनिफिट के लिए ही काम करता है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, और उन्हीं की सपोर्ट करता है, या जो उनके सपोर्टर्स होते हैं उनकी वो हेल्प करता है। तो इसकी एक पॉलिसी है जो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी है, जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप नेशन के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट वन जो फेलियर है इसकी, नो हेल्प फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। आईएमएफ जो लोन प्रोवाइड करता है वो सिर्फ टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट होते हैं उनको रिकवर करने के लिए करता है। ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह का लोन प्रोवाइड नहीं करता है। देन इसका फेलियर और भी ये भी है कि नो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम टू इंटरनेशनल लिक्विडिटी। फंड जो है इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करने में भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। अदरवाइज इसने एक नई करेंसी को क्रिएट किया जिसको हम स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं, और फिर भी जो प्रॉब्लम है मतलब लिक्विडिटी को, इसको था कि लिक्विडिटी को वो क्रिएट करेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा, लेकिन फिर भी वो इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाया है। इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक इकोनॉमीज, आईएमएफ अदरवाइज जब लोन प्रोवाइड करता है तो वो मेंबर नेशन के ऊपर कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर देता है, जैसे मनी सप्लाई की ग्रोथ रेट को कम करना, वेजेस, सैलरीज, प्राइजेस वगैरह के ऊपर जो कंट्रोल है उनके लिए मेजरमेंट वो बनाता है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी की टर्म्स में डिक्रीज कर दिया जाता है, डीवैल्यूएशन होता है, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना। तो इससे क्या है कि आईएमएफ का मेंबर नेशन के डोमेस्टिक अफेयर में भी इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, तो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेस एड टू डेवलपिंग कंट्रीज, आईएमएफ डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करता है। अगर हम एसडीआर की बात करें तो 1999 में टोटल एसडीआर का 70% सिर्फ 26 रिच कंट्रीज़ में ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और बाकी का जो 30% था वो बाकी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और इसका डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। और एसडीआर के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज की जाती है वो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों के लिए सेम होती हैं। इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को किसी भी तरह का कंसेशन नहीं दिया जाता। लास्ट जो इसकी फेलियर है दैट इज़ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि ये बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है जो ये चार्ज करता है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंडिया। इंडिया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन दोनों की कैसी रिलेशनशिप है? जो इंडिया है वो आईएमएफ का फाउंडर मेंबर है, क्योंकि जब ब्रिटेन वुड के अंदर मॉनेटरी फंड के रिगार्डिंग प्लान हुई थी तो उस टाइम इंडिया ने भी इसको अटेंड किया था, तो इंडिया को इसका ओरिजिनल मेंबर माना जाता है। इंडिया एक परमानेंट, इंडिया का पहले क्या होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता था, लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करें तो इंडिया में कोई ऐसा परमानेंट डायरेक्टर नहीं होता है। इंडिया ने आईएमएफ में अपने इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। इंडिया के जो फिनांस मिनिस्टर है वो पहले आईएमएफ के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के एक्स ऑफिशियो गवर्नर है, वो है इस टाइम इंडिया के जो फिनांस मिनिस्टर है। तो इंडिया और आईएमएफ का जो एक रिलेशनशिप है हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, आईएमएफ के साथ इंडिया का रिलेशनशिप। तो अब हम बात करते हैं कि आईएमएफ का मेंबर बनने के बाद इंडिया को क्या एडवांटेजेस हुए हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज इंडिया को हुआ है दैट इज़ फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फंड का मेंबर बनने की वजह से आईएमएफ क्या करता है, इसकी जो फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करता है। जब भी फॉरेन एक्सचेंज की रिगार्डिंग कोई क्राइसिस आता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो आईएमएफ से फॉरेन करेंसी को रिसीव कर सकती हैं, तो इसमें जो फॉरेन करेंसी को अवेल कराने में आईएमएफ हेल्प करता है।
फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। फंड के मेंबरशिप से पहले इंडिया की जो रुपीस थी उसको यूके पाउंड स्टर्लिंग के अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट किया जाता था। लेकिन अब जो है मतलब आईएमएफ के मेंबर बनने के बाद अब इंडिया की जो करेंसी है वो फ्रीली कन्वर्टेबल होती है, किसी भी करेंसी के अंदर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। मेंबरशिप जो मेंबर मतलब जो पर्टिकुलर कंट्री आईएमएफ का मेंबर होती हैं तो वो वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर बन जाती हैं। तो इससे क्योंकि आईएमएफ का मेंबर है तो वर्ल्ड बैंक का भी ऑटोमेटिकली मेंबर है, और वर्ल्ड बैंक कई तरह के जो लोन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया को प्रोवाइड करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल सेक्टर। इंडिया फंड का एक इलेक्टेड डायरेक्टर भी है, और अपने स्टेटस की वजह से इंडिया जो है वो फंड के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम भी करता है। इससे इंडिया की जो प्रेस्टीज है वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इकोनॉमिक कंसल्टेशन, 5 ईयर प्लान वगैरह को बनाने में, उनकी फॉर्मुलेशन में इंडिया जो है टाइम टू टाइम कई तरह की एडवाइस आईएमएफ से लेता है। आईएमएफ कई इकोनॉमिक मिशंस वगैरह में हेल्प करता है उनको बनाने में। इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे एलपीजी जो हमारी बनी है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह, तो ये भी आईएमएफ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इनको डिसाइड किया गया है। हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम भी आईएमएफ कई तरह की हेल्प इंडिया को प्रोवाइड करता है, जैसे फ्लड का टाइम है, अर्थक्वेक का टाइम है, तो उस केस में भी जो है आईएमएफ कई तरह की सपोर्ट जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करता है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी भी आईएमएफ हेल्प करता है। फाइनेंशियल हेल्प फॉर 5 ईयर प्लान। इंडिया को 5 ईयर प्लान को बनाने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में भी आईएमएफ हेल्प करता है, फिनेंशियल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से इंडिया को मतलब आईएमएफ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। स्पेशल ड्राइंग राइट। इंडिया का जो कोटा है एसडीआर में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। पहले ये 40 करोड़ के नियर अबाउट था, और अब जो 2016 में ये कोटा बढ़कर 1300 करोड़ के नियर अबाउट हो गया था। तो इंडिया का एसडीआर का जो कोटा है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो इंडिया कि जो इंपोर्ट के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पहले डेफिसिट होता था तो वो प्रॉब्लम अब जो है वो ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।